पहाड़ के विकास के लिए सरकार भले ही लाख दावे करे, लेकिन धरातल पर ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाओं के लिए आज भी संघर्ष करना पड़ रहा है। आलम यह है कि डबल इंजन के नाम पर विकास का दावा करने वाली बीजेपी सरकार के राज में भी ग्रामीणों को सड़क के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण और थराली प्रखंड की सीमा विनायक धार में सड़क के लिए ग्रामीणों का संघर्ष चल रहा है। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर ग्रामीणों का आंदोलन और अनशन 13वें दिन भी जारी रहा। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी मुख्य मांग बीएमबी मोटर मार्ग को कस्बी नगर से जोड़ा जाए। 5 किलोमीटर सड़क मार्ग बन जाने के बाद ग्रामीणों को थराली, बागेश्वर, गरुड़ जाने में लगभग 150 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करनी पड़ेगी। क्षेत्र का विकास भी तेज गति से होगा। दूसरी ओर ग्रामीणों का कहना है कि गांव में सड़क न होने से पूरा गांव खाली हो गया है। बचे हुए ग्रामीण भी सड़क के अभाव में गांव छोड़ने को मजबूर होंगे। वहीं ग्रामीणों की मांगों की अनदेखी से नाराज आंदोलनकारियों ने गांव से करीब 14 किलोमीटर दूर जंगल में अपना डेरा जमा लिया, जहां बर्फबारी होने के बाद ठंड के प्रकोप है और साथ ही जंगली जानवरों का भी डर है। जंगल में 2 आंदोलनकारी मांगे पूरी न होने तक आंदोलन को जारी रखने की चेतावनी दे रहे हैं, जिससे कि प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। प्रशासन की टीम उन्हें मनाने की और जबरन उठाने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन विरोध के चलते प्रशासन की टीम बेरंग ही लौट गई। वहीं 2 आंदोलनकारियों की ओर से शुरू हुए इस आंदोलन को अब कई गांव के ग्रामीणों का भी समर्थन मिल गया है, जिससे ग्रामीण अब एकजुटता के साथ शासन से मांगों को पूरा कराने तक आंदोलन को जारी रखने का दावा कर रहे हैं। ऐसे में सरकार की टेंशन बढ़ गई है। लोकसभा चुनाव में डबल इंजन की रफ्तार से विकास का दावा करने वाली सरकार के राज में सड़क के लिए आंदोलन करने पर विपक्षी दलों ने बीजेपी पर निशाना साधा है। सवाल यह है कि आखिर क्यों सरकार ग्रामीणों की मांगों की अनदेखी कर रही है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, उससे पहले रिपोर्ट। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले सरकार की टेंशन ग्रामीणों के आंदोलन ने बढ़ा दी है। दरअसल उत्तराखंड के ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण और थराली प्रखंड में सीमा विनायक धार में सड़क के लिए ग्रामीणों का संघर्ष चल रहा है। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर ग्रामीणों का आंदोलन और अनशन 13वें दिन भी जारी रहा। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी मुख्य मांग बीएमबी मोटर मार्ग को कस्बी नगर से जोड़ा जाए। 5 किलोमीटर सड़क मार्ग बन जाने के बाद ग्रामीणों को थराली, बागेश्वर, गरुड़ जाने में लगभग 150 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी और क्षेत्र का विकास भी तेजी से होगा। वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों का कहना है कि गांव में सड़कें न होने से पूरा गांव खाली हो गया है। बचे हुए ग्रामीण भी सड़क के अभाव में गांव छोड़ने को मजबूर होंगे। वहीं ग्रामीणों की मांगों की अनदेखी से नाराज आंदोलनकारियों ने गांव से करीब 14 किलोमीटर दूर जंगल में अपना डेरा जमा लिया है, जहां बर्फबारी होने के बाद ठंड के प्रकोप है, साथ ही जंगली जानवरों का भी डर है। जंगल में 2 आंदोलनकारी मांगे पूरी न होने तक आंदोलन को जारी रखने की चेतावनी दे रहे हैं। बीएमबी मोटर मार्ग फरवरी कस्बी नगर मिलना है, मात्र 5 किलोमीटर रह गया है। एक चौखुटिया वाली रोड है, माईथान टू चौखुटिया, उसको बिल्कुल क्षतिग्रस्त है, उसमें बहुत नुकसान होना है, बिल्कुल गड्ढे हैं। तीसरी मांग है हमारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र माईथान में है, आज तक वहाँ डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर की कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ से चले गए हैं, पलायन कर दिया हमने और माईथान में रहते अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। हमारे गांव में तो कोई सुविधा है नहीं। हमें सरकार से ये आशा है कि हमें सुविधा चाहिए, करके हमें रोड की सुविधा चाहिए, हमें स्कूल। बहुत बड़ी मांग हमारी नहीं है। ये 50 वर्ष हो चुके हैं इस रोड को और ये 5 किलोमीटर नहीं जुड़ा पाए हैं। 3 विधायक मांगे हैं, वो 4 सूत्री मांगों पे उनका कहना है कि जब तक इसके संबंध में वित्तीय स्वीकृतियां नहीं मिल जाती हैं और ये काम स्टार्ट नहीं हो जाते हैं, तब तक वो आमरण अनशन पर रहेंगे। हमारे द्वारा कल भी हमारे तहसील प्रशासन के लोग यहाँ पर आए थे, वार्ता की गई थी। आज पुनः जो है हम यहाँ पर वार्ता के लिए आए हैं जिलाधिकारी के निर्देश पर, और वार्ता पर हम लोग कई दौर की यहाँ पर वार्ता हो चुकी है, लेकिन चूंकि अभी इसमें विशेष सहमति नहीं बनी है। अपने आंदोलनकारी साथी 2 साथी हमारे नेगी जी और जोशी जी हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं। मैं इनकी मांगों का पूर्ण समर्थन करता हूं, इसलिए इनके आंदोलन को समर्थन देने के लिए यहाँ पर आया हूं। और निश्चित तौर पे गांव वालों की बहुत जेन्युइन मांग है और ये सड़क बननी अत्यंत आवश्यक है। इस सड़क के बनने से मैं समझता हूँ इस क्षेत्र का एक सर्वांगीण विकास का एक मार्ग प्रशस्त होगा, इसीलिए इस सड़क के समर्थन में। आपको बता दें कि सड़क को लेकर शुरू हुए इस आंदोलन से शासन प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। वहीं प्रशासन की टीम ने आंदोलनकारियों को मनाने की और जबरन उठाने की भी कोशिश की,
लेकिन विरोध के चलते प्रशासन की टीम बेरंग ही लौट गई। वहीं 2 आंदोलनकारियों की ओर से शुरू हुए इस आंदोलन को अब कई गांव के ग्रामीणों का भी समर्थन मिल गया है, जिससे ग्रामीण अब एकजुटता के साथ शासन से मांगों को पूरा कराने तक आंदोलन को जारी रखने का दावा कर रहे हैं। ऐसे में सरकार की टेंशन बढ़ गई है। लोकसभा चुनाव में डबल इंजन की रफ्तार से विकास का दावा करने वाली सरकार के राज में सड़क के लिए आंदोलन करने पर विपक्षी दलों ने बीजेपी पर निशाना साधा है। सुनने में आ रहा है कि जो थराली के आसपास के जो गांव हैं, काफ़ी समय से वहाँ लोग धरना पे मतलब प्रदर्शन पे हैं और आंदोलन कर रहे हैं कि हमारे गांव को सड़क से जोड़ा जाए। लेकिन सरकार के प्रतिनिधि हों चाहे सरकार हो, मतलब उनके सर पे जूं तक नहीं रह रही है। इसी प्रकार आप देखिए सड़क की मांग को लेकर यहाँ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ उपनल कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं, आंगनबाड़ी वाली जो कर्मचारी है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि सरकार ने इन तमाम लोगों को भीड़ का हिस्सा बनाकर हर कार्यक्रम में, माननीय मुख्यमंत्री कार्यक्रम में इन लोगों को ले आया जा रहा है। कहाँ का मामला बता रहे हैं? हाँ, गैरसैंण का मेरे भी संज्ञान में आया, आज समाचार पत्रों में मैंने भी पढ़ा। तो गैरसैंण तो उत्तराखंड का हृदय है और ग्रीष्मकालीन राजधानी भी है, स्थायी राजधानी की ओर अग्रसर है। ठीक, निश्चित रूप में जो भी उनकी डिमांड्स हैं और जिस चीज को लेके वो अनशन करना पड़ रहा है उनको, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। कुल मिलाकर उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले सरकार की टेंशन ग्रामीणों के आंदोलन ने बढ़ा दी है। राज्य गठन के 23 साल बाद भी पहाड़ की जनता को सड़क के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है, जो कि चिंता की बात है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर क्यों सरकार ग्रामीणों की मांगों की अनदेखी कर रही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। जी हाँ, तो सड़क को लेकर ही प्रदर्शन कर रहे हैं स्थानीय निवासी और लगातार मांग की जा रही है कि उनको सड़क मुहैया कराई जाए। और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जो हासिल होते। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता विधेयक को राज्य विधानसभा में पारित कर पुष्कर सिंह धामी सरकार ने देवभूमि उत्तराखंड में इतिहास रच दिया। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को पारित करने की मैं अनुज्ञा चाहता हूँ। विधेयक के पारित होते ही उत्तराखंड बन गया है स्वतंत्र भारत का पहला ऐसा राज्य जिसने संविधान निर्माताओं के समान नागरिक संहिता के लिए देखे गए स्वप्न को धरातल पर उतारने की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ाए। 2 साल पहले मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश की जनता से समान नागरिकता संहिता कानून को प्रदेश में लागू करने का जो वादा किया था, उस वादे को पूरा करके प्रदेश सरकार ने अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाकर अपनी वचनबद्धता को बखूबी साबित किया। इस कानून में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार, गोद लेने जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है। यह कानून सबको एक तरह से समानता का कानून है, सबको एक रूपता का कानून है, सबकी एकता का कानून है, सबका समान अधिकार का कानून है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है। आने वाले समय में देश के अन्य राज्यों के लिए भी ये मील का पत्थर बनेगा। लिया था जो दृढ़ संकल्प, उसे पूरा किया। उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक पारित किया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं सड़क की लड़ाई अनशन पर आई। चर्चा इसी पर मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र कुमार प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से, आशीष नौटियाल जी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विपिन खन्ना जी पूर्व प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से, उदित घेड़ियाल जी सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं और खेम सिंह नेगी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि वहाँ के स्थानीय निवासी हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है और शुरुआत खेम सिंह जी से ही करेंगे। क्या कुछ परेशानी है, क्या कुछ समस्या है और किस तरीके से आपको लगता है कि सरकार अनदेखी कर रही है, इससे शुरुआत करते हैं। जी, ये देखिए, ये सड़क आज की नहीं 50 साल पहले की ये मांग है, 1972 की मांग है। और पूर्व के जो विधायक, प्रथम विधायक यहाँ इस क्षेत्र के रहे हैं, तब तो
उत्तराखंड यूपी में था। ये मांग दरअसल शिवानंद नौटियाल जी के टाइम से ही है कि इस मोटर मार्ग को, जो विनायकधार कस्बी नगर मोटर मार्ग है, इस मार्ग को जोड़ा जाए। इस मार्ग के न होने के कारण उक्त यहाँ के जो क्षेत्रीय जनता है, क्षेत्रीय जनता को यहाँ से करीब करीब 200 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है जी। और ये समस्या का निस्तारण क्यों नहीं हुआ? देखिए, ये तो अब क्षेत्रीय विधायक और क्षेत्रीय सांसद ही बता पाएंगे कि पिछले कई वर्षों से ही इस रोड की मांग करते आई है क्षेत्रीय जनता, जिसमें ये 4 ब्लॉकों की जनता इस मांग को कर रही है, जिसमें गैरसैंण ब्लॉक है, देवाल ब्लॉक है, थराली ब्लॉक है, नारायणगढ़ ब्लॉक है और एक ब्लॉक एक ये चौखुटिया भी इसमें है, जो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। आते वापस आपके पास रविंद्र जी, जहां कहा जा रहा है कि हम प्रदेश के जो आखिरी में व्यक्ति खड़ा है हम उसकी भी मदद कर रहे हैं, सरकार उस पर भी ध्यान दे रही है, ये गांव अछूता कैसे रह गया? कैसे नजर नहीं पड़ी सरकार की? बात सत्य है, वो सत्य है। मैं इनकी मुश्किलों में मैं भी अपने आप को शामिल करना चाहता हूं कि ये सड़क बननी चाहिए। और ये नहीं, देखिए मैं आपको बता दूं कि पिछले महीने ही कैबिनेट ने एक मंजूरी दी थी मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संपर्क योजना के अंतर्गत पूरे प्रदेश की सड़कों के बारे में, गांवों की सड़कों में। मैं आपको बता दूं वो आंकड़ा, ये गांव के अंतर्गत 6276 किलोमीटर ऐसी सड़कों को चिन्हित किया सरकार ने, जिनका सड़कें बनना बहुत जरूरी है। और उसको लेके तमाम विभागों को उसकी व्यवस्था का, बजट की व्यवस्था कराने के लिए, उसमें कोई किसी प्रकार का कोई लिटिगेशन है, कोई जंगलात की है या अन्य किसी की है, उनकी सारी परमिशनें लेने के लिए सरकार ने एक समय बॉन्ड तय किया था। तो ये सारी चीजें पाइपलाइन में है। ऐसा नहीं है कि ठीक है, अब परेशानी है जिसको वो अपने तरीके से अपनी अपनी आवाज को उठाता है, लेकिन ये जल्द परेशानी पूरे, ये एक गांव की नहीं है, मैं दावे से कह सकता हूँ पूरे प्रदेश भर के गांवों में ये समस्या दूर होने वाली है। और आज के पेपर में ही आपने पढ़ा होगा, लगभग 108 सड़कों को मंजूरी मिली है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत। देखिए, ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत एक मानक तय था कि इतने परिवारों पे रहने वाले जो लोग होंगे, गांव होंगे, उनको सड़क जोड़ा जाएगा। ये बिल्कुल मस्ट है, जुड़ेगी। ये माननीय अटल जी के समय से ये योजना आई थी। उसको लेके पिछले हमारी सरकारों ने पिछले काफी समय से हमारी सरकार ने केंद्रीय मंत्री को कहा कि चूंकि हमारे कई सारे गांव ऐसे हैं जहां पे कम आबादी रह गई है, कृपया हमारे क्षेत्रों को, दूरस्थ क्षेत्रों को इस क्राइटेरिया से बाहर करके इसका थोड़ा सा नीचे ले आए। 135, जहां तक मुझे सही है आंकड़ा, 135 परिवारों के जो होता है उसे ग्राम सड़क से जोड़ा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ कई गांव ऐसे हैं जहाँ 50 परिवार हैं, 40 परिवार है, कहीं 10-12 परिवार भी जहां रह रहे हैं, लोग रहते हैं, लेकिन वो सड़क नहीं बन पाई है। तो ऐसे उनको 108 गांवों में ये सड़क के यानी लिए कि बजट मतलब पास आप ये कहना चाहते हैं, जो मैं समझ पा रही हूँ कि आप ये कहना चाहते हैं कि जहाँ पर 50 लोग रहते हैं या 10 परिवार रहते हैं, उनको सड़क की जरूरत नहीं है, वो पैदल चल लेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, नहीं, उनको ग्राम सड़क योजना से नहीं जोड़ा जा रहा है। मुझे ये बताइए ना, उत्तराखंड में क्राइटेरिया ठीक है, मैंने समझ लिया। 1972 का ये मसला है सर। रविंद्र जी, मेरी बात सुनिए ना, 1972 से ये वो सड़क की मांग कर रहे हैं भाई। अब इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या होगी? 2024 में आज हमें इस पर चर्चा करनी पड़ रही है, हम इस पर बातचीत कर रहे हैं। देखिए, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन हम काम कर रहे हैं, हम सड़कों आप मुझे बताइए ना, आप ये मुझे बताइए, पहाड़ तक हमने रेल पहुंचा दी सर, लोगों को सड़कें नहीं मिल रही, आप पहाड़ पर रेल पहुंचाने की बात कर रहे हैं। सही बात है। देखिए, पहाड़ों की मुख्य मार्ग की, यशी जी, यही प्रश्न बिल्कुल सही है, ये प्रश्न बिल्कुल उठना चाहिए। ये गलतियां कहाँ हुई है, सर? हम प्रश्न उठा रहे हैं, जवाब के तलबदार है, जवाब तो आप देंगे ना। नहीं, देखिए,
देखिए, हम तो इसका जवाब दे रहे हैं, हमने तो आपको आंकड़ा बताया। अभी 967 करोड़ रुपए का बजट केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 108 गांवों में सड़कें बनने जा रही हैं। हमने आंकड़ा दिया है 6276 का, जिसको हमने पूरे प्रदेश की सड़कों का जो गांव से जुड़नी है, गांव से मुख्य मार्ग को जुड़नी है, उनका आंकड़ा बताया। इसको लेकर सरकार बाकायदा कैबिनेट की बैठक है 6 दिसंबर 2023 की, इसकी रिपोर्ट भी अखबार के माध्यम से छपी है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार इस पे काम नहीं करे, क्योंकि काम होता है, कई तरीके की लिटिगेशन होती है। कई जगहों में क्या है कि जंगल के बीच से सड़क जा रही है, उसकी परमिशन है, कई जगहों पे और तरीके की परेशानी है। ये सभी चीजों को देखते हुए ये देखिए बिल्कुल डिमांड इनकी सही है, जहाँ पर काम करना होता है वहां पर कि आपको लगता है कि पेड़ पौधे कट रहे हैं, इसका आपको दुख हो रहा है, या ना जाने कितने पेड़ पौधे ऐसे ही काटे जा रहे हैं। खैर सुनिए, मैं वापस आती हूँ, जरा और लोगों के रिएक्शंस लेते हैं, फिर इस पर हम आगे विस्तार से बातचीत करेंगे और जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही नहीं उत्तराखंड को आंदोलन का राज्य कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर समस्या का निस्तारण नहीं होता, लोग धरना देते हैं, प्रदर्शन देते हैं, फिर सरकार कहती है हम तो इस पर काम कर रहे थे। और न जाने 1972 से लेकर 2024 तक, मैं सिर्फ बीजेपी को फोर्स नहीं करना चाहती, इसमें तो कांग्रेस भी इन्वॉल्व है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस कभी सत्ता में रही नहीं, बीजेपी ही रही है। ठीक है, विपिन खन्ना जी क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मसले पर? अनम्यूट कीजिएगा। यशी जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि 23 साल राज्य बने हुए हो गए हैं और 50 साल से इस सड़क की डिमांड चल रही है और आज तक ये डिमांड पूरी नहीं हो पाई। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग हमें योजनाएं बता रहे हैं, प्रधानमंत्री सड़क योजना है, उसके बाद ये भी बता रहे हैं कि इस क्राइटेरिया में ये सड़कें आएंगी या नहीं आएंगी। अरे भाई, अगर गांव खाली हुए हैं, 10 लोग 20 लोग 50 लोग किसी गांव में रहते हैं, तो वो भी तो आप ही के कारण हुआ है, क्योंकि आप वहां पे सुविधाएं नहीं दे पाए। और यशी जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है, अभी परसों एक चर्चा चल रही थी गैरसैंण को लेकर, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने उस पर एक्सेप्ट किया कि गैरसैंण में सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, और वो कह रहे थे कि वहां 50 करोड़ रुपए हम बचाएंगे अगर सत्र नहीं कराते। तो भाई 50 करोड़ रुपए अगर आप बचाएंगे तो वहां सड़क बनवा दीजिए। अगर आपके पैसे बच रहे हैं तो आप गैरसैंण में पैसे लगा दीजिए। वो जो ग्रामीण है वो पिछले 23-24 साल से संघर्ष कर रहे हैं सड़क बनाने के लिए, मात्र 5 किलोमीटर के दायरे में वो आपकी सरकार बना नहीं पा रही है। क्योंकि अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो आप कहते हैं देखिए हम यूसीसी ले आए, आपसे सवाल पूछा जाए आप कहते हैं देखो जी लव जिहाद चल रहा है, आपसे सवाल पूछा जाए तो कहते हैं जी जो विपक्ष के लोग हैं वो हमें काम नहीं कर, हमारा काम उनको दिखता नहीं है। देखिए, उत्तराखंड का गठन जो हुआ था वो पहाड़ की जवानी, पहाड़ का पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, पानी और महिला सुरक्षा के लिए, इसलिए पहाड़ का गठन, ये उत्तराखंड का गठन किया गया था। अगर आज भी ये सुविधाएं उत्तराखंड की सरकारें हमको नहीं दे पा रही हैं और पहाड़ के लोगों को नहीं दे पा रही हैं, ऋषि जी मैं कई बार ये बात कह चुका हूं कि केवल विकास देहरादून का, उधम सिंह नगर का, हरिद्वार का करेंगे आप? क्या पहाड़ों पर हमारी पहाड़ों के प्रति जिम्मेदारी नहीं है? जिसके लिए संघर्ष हुआ, जिसके लिए हमारे शहीदों ने अपना बलिदान दिया, क्या उनके लिए हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? आप कहते हैं पहाड़ की अंतिम व्यक्ति तक हम विकास पहुंचा रहे हैं। अरे ये आपका विकास है? आपका अंतिम व्यक्ति आज जंगलों में बैठा हुआ है, धरने दे रहा है, उसके बाद भी आप लोग सुनने को तैयार नहीं है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि 23 साल बाद भी अगर सड़क की मांग ग्रामीण कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं ऐसी सरकारों से तो हम उत्तर प्रदेश में ही ठीक थे। ठीक है, कांग्रेस प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं, उसके बाद उदित जी आपके पास आती हूं मैं। आशीष जी, 1972 का ये मसला है तो अछूते तो आप भी नहीं है, और जवाब तो आपको भी देना पड़ेगा कि भाई 2024 में आ गए हैं और सड़क नहीं बनी है, और 10 साल माना कि बीजेपी के हैं, लेकिन बाकी के 10 भी आपके भी हिस्से आते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? निश्चित मैडम, माननीय हरीश रावत जी ने योजना बनाई थी मेरा गांव मेरी सड़क, उसके तहत हम लोग काम कर रहे थे। और आज हम जिस बात पर बैठे हैं, मुझे नहीं पता आज से 10 साल पहले जब हमारी सरकार थी उस समय क्या हुआ, मुझे नहीं मालूम कि मांग रखी थी नहीं रखी थी, या ये देख पाए कौन विधायक थे, मेरी नॉलेज में नहीं है। लेकिन आज की अगर हम बात करें मैडम, तो अभी रविंद्र भाई ने माना कि ऐसा एक गाँव नहीं, कई गाँव है उत्तराखंड के अंदर जिनमें आज भी सड़कें नहीं बनी। सरकार सड़कों के नाम पर खा रही है। आज के टाइम पे कोई विकास नहीं हुआ, सिर्फ अगर ये विकास बताते हैं अपना तो सड़कें ही बताते हैं। और उस विकास के बीच में अगर गांवों में ये मांग करनी पड़ रही है
और हम उनकी मांगों को सॉल्व करने के बजाय, उस मांग को पूरा करने के बजाय हम उनको पुलिस बल से उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बात अभी बीजेपी के प्रवक्ता भी कह रहे हैं, वो भी बैठे हैं, थोड़ी देर पहले बीजेपी के प्रवक्ता दूसरे जो बोल रहे थे उन्होंने भी यही बात कही कि नहीं ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बोल देने से बात खत्म नहीं हो जाती। जनता अगर आप तक कोई बात को पहुंचाना चाह रही है और पहुंचा रही है, तो हमारा काम ये नहीं होना चाहिए कि हम उनको पुलिस बल से उठवा दें। आप देखिए मैडम, बनफुल फुलराज जो हल्द्वानी में जो इन्होंने बोला, मुख्यमंत्री जी ने एक दिन पहले बोलते हैं उस जगह में पुलिस चौकी बनेगी और अगले दिन कहते हैं कि हमने उद्घाटन कर दिया। तो क्यों ना यहाँ भी जो ग्रामीण बैठे हैं वहां पे मुख्यमंत्री जी तक तो ये बात पहुंची चुकी होगी, क्योंकि अगर आपके चैनल के माध्यम से आ गया, पुलिस प्रशासन वहां मुस्तैद है, तो उन तक बात पहुंच गई होगी। और इसमें परेशानी क्या है सड़क बनाने में? इतनी लाखों करोड़ों अरबों रुपए की घोषणाएं करके अभी नितिन गडकरी जी गए हैं, क्या सिर्फ वही सड़कें बनाई जाएंगी जो बहुत आसानी से बन पाए? या फिर ग्रामीणों को परेशान रखने का एक कारण है कि जब तक जनता परेशान रहेगी तब तक वोट देगी, अगर उनकी परेशानी दूर कर दी तो वोट किस नाम पर मांगेंगे, चुनाव में किस नाम पर जाएंगे? तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी इस तरह चुनावी राजनीति कर रही हो। आज जब इतना ग्रामीण जब सड़कों पर बैठा है, धरने पर बैठा है और भूख हड़ताल की आज नौबत आ रही है, तो ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये भारतीय जनता पार्टी के राज में मुझे तो लगता है झूठ के अलावा ये लोग तो कुछ बोलना ही नहीं जानते। सारी योजनाओं को बता रहे हैं पाइपलाइन में है, पाइपों से बाहर निकाले योजनाओं को और जनता तक उसका लाभ दें। झूठी घोषणाएं कर रहे हैं। 2024 का चुनाव नजदीक आ गया तो सिर्फ झूठी घोषणाओं में लगे हैं, लेकिन धरातल पर जो लोग परेशान हैं उनका साथ ये लोग नहीं दे रहे। चलिए ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और उसके बाद रुख करेंगे उदित जी का। आप सभी हमारे साथ बने रहिए और बात कर रहे हैं सड़क की लड़ाई, अनशन तक आई और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देवभूमि के दंगल में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ले चलते हैं दिल्ली, जहां पर भारत मंडपम में राष्ट्रीय अधिवेशन बीजेपी का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें जेपी नड्डा क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में मौजूद है। हरियाणा में 2014 के बाद हमने पहली बार सरकार बनाई। मुझे याद है जब मैं हरियाणा के चुनाव के प्रचार में जाता था, हम बोलते थे सरकार बनाएंगे, तो 2014 के पहले लोग हमारा उपहास करते थे, कहते थे तो साहब आप पूरी सरकार बनाएंगे। सोचते थे कि संभव नहीं है। लेकिन 2014 के बाद हमारी सरकार बनी और फिर से 2019 में दोबारा हमारी सरकार बनी। यह हरियाणा में हुआ है। असम में हम कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि हमारी सरकार बनेगी, कभी कल्पना नहीं कर सकते थे। पूर्व का इलाका सोचते थे यहां 20 सीटें आ जाएंगी। मैं चुनाव, मुझे याद है 2014 का भी चुनाव, 2012 का भी चुनाव याद है, 2011 में भी हमको याद है असम में हमारी क्या स्थिति थी। लेकिन 2014 के बाद असम में चुनाव हुआ और हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और दोबारा सरकार बनाई, रिपीट की है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। बिहार में हमने एनडीए में सबसे ज्यादा सीट जीत करके आए और हमारी अभी सरकार वहां है। उत्तराखंड की चर्चा करना चाहूंगा। पहाड़ी प्रदेश में बोलते थे अदला बदली, एक बार तुम्हारी एक बार हमारी, लेकिन उत्तराखंड में भी हम सरकार में आए और दोबारा सरकार में आए, डबल समय पहुंचे, वो भी हमारी स्थिति रही। मणिपुर हम कभी सोच नहीं सकते थे कि हमारी सरकार बनेगी, हमने वहां सरकार भी बनाई और फुल मेजॉरिटी से दोबारा सरकार बनाई है। यह भी हमको समझ में आना चाहिए। और इसीलिए कांग्रेस के पेट में पीड़ा होना स्वाभाविक है। जिन्होंने लंबे समय तक यहां पर राज किया था, आज वो वहां पर कमल खिल रहा है। अगर मैं मेघालय त्रिपुरा की बात करूं तो कभी सोचा नहीं था कि त्रिपुरा में सरकार आएगी, लेकिन त्रिपुरा में सरकार आई और वो जो पलटने की बारी थी वो पलट दी उन्होंने। और पलटने के बाद कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों मिलकर के हमारे खिलाफ लड़े, तब भी त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और वहां हमको सरकार बनी। मेघालय में हमने सरकार बनाई एनडीए की। नागालैंड में हमने फिर से हम आए, वहां हमने अपनी सरकार बनाई।
तो इसलिए सरकारों का सिलसिला हमारा चलता रहा। लेकिन सबसे आनंद आप सबको तब आया होगा जब अभी 3 प्रदेशों के चुनाव हुए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और यहां भी भारतीय जनता पार्टी और कमल के निशान ने। यह सब संभव हुआ है क्योंकि लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास किया है। यह सब संभव हुआ है क्योंकि लोगों ने मोदी जी की गारंटी को गारंटी पक्की होने की गारंटी माना है, इसलिए संभव हुआ है। और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यक्रमों को और कार्यक्रम के साथ साथ उनके किए गए कार्यों को मुहर लगाई है, वो भी हम सब लोगों ने देखा है। मैं यहां पर यह भी कहना चाहता हूं कि जो संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिए, वो सारे संकल्प पूरा करने का काम वो पूरी बखूबी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। और उसी कारण से गांव को मजबूती आई, गरीबों को ताकत मिली, दलितों को सम्मान मिला, महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ, किसानों को मुख्य धारा में शामिल किया और शोषित वंचितों को विश्वास पैदा हुआ कि अब वो शान से जी सकते हैं। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हुई है और इसलिए इन 3 चुनावों में भी हमको जीत हासिल हुई है। जब मैं छत्तीसगढ़ की बात करता हूं, आप सब भी यहां बैठे हैं, आप सब हमसे पूछा करते थे छत्तीसगढ़ तो छोड़ दो, बाकी बताओ राजस्थान का क्या होगा और मध्य प्रदेश का क्या होगा? क्या यही भाषा नहीं थी क्या? ऐसे ही नहीं बोलते थे? वो तो गई, अब तो मध्य प्रदेश सोचो, अब तो राजस्थान सोचो। मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ की जो जीत हुई है, हमने वहां पहले 3 सरकारें बनाई हैं, 3 सरकारें चलाई हैं, लेकिन 3 सरकारों में भी जो जीत हमको मिली उससे कहीं ज्यादा जीत इस बार हमको मिली है। 90 में से 54 सीटें पहली बार भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई है, 54 सीट्स आउट ऑफ 90। और हमारा वोट प्रतिशत वो 33% से बढ़कर 46% हो गया, 13% हमारा वोट प्रतिशत है। ये छत्तीसगढ़ की कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूं। वो इसको स्टडी करें, किस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने जो रणनीति बनाई है, अमित शाह जी ने जो रणनीति बनाई और जो हमारे सभी लोगों ने उसको क्रियान्वित किया, उसके कारण आज छत्तीसगढ़ जहां हार की बात करते थे वहां जीत में, और वह भी अकल्पनीय जीत तक हम पहुंच पाए, वो भी हमने देखा है। और बीजेपी का 2 दिनों का राष्ट्रीय अधिवेशन कार्यक्रम जो आप पर जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे, और आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर संबोधित करेंगे। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल है। देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे हैं, सड़क की लड़ाई अनशन पर आई और जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों को लेकर कहीं ना कहीं ग्रामीण नाराज नजर आ रहे हैं, अनशन किया जा रहा है या प्रदर्शन किया जा रहा है। तो इसमें सवाल यह है कि जहां एक और सरकार कहती है कि हम घर तक सड़क पहुंचा रहे हैं, लोगों को सड़क मुहैया करा रहे हैं, रेल पहाड़ों तक पहुंच चुकी है, तो ऐसे में कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां पर सड़कों का अभाव है और लोगों को परेशानी है। चर्चा हम इसी पर कर रहे हैं और उदित घेड़ियाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उदित जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? जहां एक और सरकार ये कहती है कि हम सड़क दे रहे हैं, हम जैसे कि अभी यहाँ पर आशीष जी कह रहे थे कि विकास के नाम पर सबसे पहले आता है कि हमने सड़कें दी हैं, हमने रेल मार्ग दिया है, हमने अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति को सुविधाएं देने की कोशिश की है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे गांव हैं जहां पर सड़कें ना होने की वजह से पूरे के पूरे गांव खाली हो गए हैं। याशी जी, देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत चिंताजनक मुद्दा है। ये सब जने बात कर रहे हैं, सारे बुद्धिजीवी बात कर रहे हैं, सारे नेतागण बात कर रहे हैं कि पलायन 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 ना हो। पलायन के 3 मूलभूत कारण होते हैं, जिसमें बिजली, पानी और सड़क सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी जगह का विकास चाहते हैं, उत्तराखंड कोई बहुत बड़ा राज्य नहीं है कि उत्तर प्रदेश जितना बड़ा राज्य हो, छोटा राज्य है। यहाँ पर आसानी से बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं। ये क्यों नहीं हो रही? मैं पिछले 50 साल वाली बात पे नहीं जाता हूं, लेकिन 24 साल तो हो गए गठन को, समझ लीजिए 22 साल हो गए जो प्रॉपर एक सरकारें बनती हैं।
22 साल में अगर हम ये चिंतन नहीं कर पा रहे हैं कि ग्रामीणों को क्या दें, कैसे दें सुविधा, तो फिर हम ये चिंता क्यों कर रहे हैं सब नेता और बुद्धिजीवी कि गांव खाली हो रहे हैं? इसकी चिंता ही नहीं होनी चाहिए हम लोगों को। अगर हमें इसकी चिंता है तो प्राथमिकता होनी चाहिए। ज्यादातर हमने ये देखा है, जहां भी अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे वो बात सही है कि जहां भी जाइए कहीं ना कहीं किसी रूप से कोई रोड़े अटके रहते हैं। सबसे मुख्य उत्तराखंड में है वन। अगर उत्तराखंड के लोगों ने ही वन को बचाना है तो फिर उत्तराखंड के लोगों को उसके एवज में कुछ मिलना चाहिए। कोई अच्छी जगह पे उनको बसाएं, नीचे लाके बसाएं। पहाड़ में क्यों कठिनाइयों में उनको जीने दे रहे हैं? आज अगर वो इस जगह पे बैठे हैं धरने में, इस ठंड में, फरवरी के महीने में, जो कि कल परसों में फिर बर्फ पड़ सकती है, तो ये तो हम सबको सोचना पड़ेगा। फिर हम काय की चिंता कर रहे हैं कि वहां से खाली हो रहा है, और तो सबका, ये तो मेरा भी हक है, ये हर पहाड़ी का जो पहाड़ में रह रहा है उसको आप नीचे ले आइए, देहरादून में ले आइए। और ये वर्तमान सरकार का नहीं है, ये हर सरकार जो पिछले 22 साल में बनी है, हर सरकार को ये चिंता करनी चाहिए थी कि इसका क्या हल है। हमें पुरजोर तरीके से, आप हिमाचल जाइए, हम हिमाचल से कंपेयर करते हैं, हिमाचल जाइए, देखिए वो लोग कैसे अपनी आवाज उठाते हैं दिल्ली के अंदर, और वो सब जगह से लेके आ रहे हैं। उनके ऐसी ऐसी खतरनाक सड़कें हैं जिसमें कि आप सोचेंगे कैसे बन गई हैं, लेकिन उन्होंने बनाई है, वो किसके लिए बनाई है? वो अपने लोगों के लिए उन्होंने बनाई है। हमारी हर सरकार की ये प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर हमें चिंता है अपने पहाड़ के लोगों के, या तो हम पहाड़ की जवानी और पहाड़ के पानी की बात ना करें, और अगर इसकी बात करनी है, इसे वहां रोकना है, इनको वहां पर हमें जो महिला, सबसे महत्वपूर्ण है महिला, वो बेचारी किस स्थिति में कहां से जाते होंगे, कैसे, तो उनका प्रसूति के समय क्या हाल होता होगा उनका, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसमें सरकारों को सबके साथ मिलके एक बार विचार करना चाहिए, क्योंकि ये वन टाइम अफेयर है, ये बार बार नहीं होगा। और जो जंगल का अगर मुद्दा है, ये नेगी जी से पता चल सकता है जो वहां के रहने वाले हैं, क्या ये जंगलात के नॉन क्लियरेंस की वजह से सड़क नहीं बन पा रही है, तो हमें अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। जंगल की वजह से बाघ बढ़ते जा रहे हैं, भालू बढ़ते जा रहे हैं, बंदर बढ़ते जा रहे हैं, और इंसान भागने की तैयारी कर रहा है। तो ये तो हम उनको भगाने के लिए एक तरीके से कह रहे हैं, जाओ यार, छोड़ो, पहाड़ क्यों रह रहे हो यहाँ, आप लोग आगे चलिए, आप मैदान की ओर जाइए, पहाड़ तो जानवर देख ही ले। मेरा मानना यह है, ये प्राथमिकता की चीजें होनी चाहिए किसी भी सरकार के लिए, चाहे वर्तमान हो चाहे पूर्व में रहो, सबको ये चिंता करनी चाहिए थी। और अभी भी वर्तमान और तुरंत ग्रामीण अगर बैठे हैं अनशन पे, ये बहुत बेहद दुखद है किसी भी सरकार के लिए। तुरंत सरकार को इसमें मंत्री, किसी भी मंत्री को जाके, या कोई भी मंत्री जो सक्षम है वहां, वो मुख्यमंत्री जी के बिहाफ पे जाकर के बात कर सकते हैं और उनको वहां से उठाया जा सकता है। ठीक है उदय जी, मैं वापस आती हूँ, बहुत अच्छे से आपने इसको एक्सप्लेन भी किया है। रविंद्र जी, पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी, पहाड़ के इस्तेमाल नहीं आ रही है, बल्कि हमेशा ये नारा रहा है, चाहे वो आपका हो या कांग्रेस का हो, हमेशा कोशिश ये की जाती है कि भाई पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे याद है कि आपकी एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें ये बताया जा रहा था कि लोग पलायन क्यों कर रहे हैं। क्या उस कमेटी ने आपको ये नहीं बताया कि लोग पलायन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको सड़क नहीं मिल रही। आपकी वो कमेटी खुद देहरादून में बैठी हुई है और मुझे नहीं लगता कि उस पर काम हो रहा है, क्योंकि पलायन हो रहा है। और आपने जो क्राइटेरिया डिसाइड किया, मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ यहाँ पर विपिन जी की बातों से, कि आज अगर वो पूरा का पूरा गांव खाली है तो उसके जिम्मेदार तो आप ही है ना। अगर आप सड़क ही नहीं देंगे तो वहां लोग क्यों रहेंगे? किस लिए रहना चाहता है कोई व्यक्ति? अगर आप उनको सुविधा ही नहीं देंगे, पहाड़ छोड़कर मैदानों का रुख होना शुरू हो जाएगा। यशी जी, मैं बोलूं? जैसी आपकी इच्छा। जी जी, यशी जी, बिल्कुल आपके सवाल उठाना जायज है और स्थानीय जनता के भी सवाल उठाना जायज है, लेकिन थोड़ा सा हम थोड़ी सी जानकारी को अपनी दुरुस्त करें तो आपको पता है कि 2014 से पहले देहरादून में जो कारें होती है ना, कारें, लग्जरी कारें, स्कॉर्पियो, इनोवा, ये सब चलती थी हमारे शहर में। उसके जो कंटेनर आते थे ना, वो डाट मंदिर के पिछली तरफ सहारनपुर में उतारने पड़ते थे, हमारे यहाँ आ नहीं सकते थे। देहरादून की बात बता रहा हूं मैं, पहाड़ की नहीं बता रहा हूं, देहरादून। उसको
परली तरफ उतार के ड्राइवरों से की मदद से ड्राइव करके उन्हें यहाँ देहरादून के अंदर, उत्तराखंड के अंदर एंटर कराया जाता था। उसका कारण पता है क्या था? जो मुख्य मार्ग हमें जोड़ता है अन्य सड़कों से, वो नहीं था। वो टनल जो थी वो 100 साल 150 साल पुरानी अंग्रेजों की बनाई हुई थी। वहां टनल नहीं बनी थी, 2016 के बाद बनी है। अगर हरिद्वार वाले का इससे क्या मतलब है रविंदर भाई? आप कहाँ जा रहे हो? बताना चाहते हैं कि हमने इतनी सड़कें बना दी है, अगर एक रह गई है तो गलती माफ की जाए। आशीष जी, अरे भैया जाना पड़ेगा। आप जब देहरादून के अंदर, एक सेकंड रविंद्र जी, एक सेकंड रविंद्र जी, एक सेकंड मछली बाजार में ही है, ये डिबेट शो है, प्लीज रविंद्र जी, आपसे पहाड़ की बात कर रविंद्र जी होल्ड ऑन प्लीज, रविंद्र जी एक सेकंड रुकिए, जरा रुक जाइए। आशीष जी, मैं आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ। रविंद्र जी ये बताना चाहते हैं कि 2016 या 2014 से पहले, 16 से पहले सड़क जो है वो कांग्रेस ने दी नहीं, और अब वो धीरे धीरे काम कर रहे हैं। तो अगर एक सड़क रह गई है तो उनकी गलती को क्षमा किया जाए और उस पर आगे वो ध्यान देंगे। कांग्रेस को अपना काम करना चाहिए था, बेसिकली वो ये कहना चाहते हैं। रविंद्र जी कंटिन्यू करिए और जरा बताइए कि उनको सड़क क्यों नहीं मिल रही है। मैं ये कह रहा हूं, जब कनेक्टिविटी, आप एक बार बताइए, देहरादून आने के लिए बड़ी मशीनों का व्यवस्था नहीं थी तो आप पहाड़ कैसे ले जाते? आप ये बता दीजिए। आप इनोवा गाड़ी तक तो ला नहीं सकते थे यहाँ पे कंटेनर का। आप कह रहे हैं कि बड़ी मशीन है। रविंद्र जी देखिए, कांग्रेस तो नकारा है, मैं तो कह रही हूँ कि कांग्रेस नकारा है। कांग्रेस ने काम नहीं किया, कांग्रेस ने काम नहीं किया ना, कांग्रेस नहीं, कांग्रेस ने काम नहीं। मेरी बात सुनिए ना रविंद्र जी, लेट मी कंप्लीट। मैं ये कह रही हूँ कि चलिए ठीक है, कांग्रेस ने काम नहीं किया, कांग्रेस सबसे ज्यादा खराब सरकार थी, कांग्रेस में भ्रष्टाचार हुआ, कांग्रेस में सब कुछ हुआ, उसका सबक कांग्रेस को मिल गया। 2 बार सत्ता पर काबिज हो गए आप, दूसरी बार एक मिथक तोड़कर। तो भाई अब तो जिम्मेदारी आप ही की बनती है ना, जवाबदेही आपकी है, सवाल आपसे है। आपसे वही तो आप ये क्यों कहना चाहते हैं कि 2016 के पहले क्या हुआ? मैं तो जान ही नहीं रही अब 2016 के पहले क्या हुआ, मुझे बताइए ना 16 के बाद क्या हुआ। जी बगैर जाने कैसे काम चले? आप एक बार बताइए, या तो आपने व्यवस्था वहां तक कर रखी थी, मुख्य मार्गों की हालत पता है क्या थी? एक ट्रक पास नहीं हो सकता था पहाड़ की, आज उन्हें चौड़ीकरण की जा रही है और लंबे समय तक अटकाया गया उन्हें कोर्टों के माध्यम से। अब इतना बुरा भी नहीं था उत्तराखंड, रविंद्र जी प्लीज, हम भी गए, हम भी आए। आज मुख्य मार्ग कंप्लीट हुए हैं, आज मुख्य मार्ग बने, 16 के बाद ही हुआ है, वहां पर तो पहले लोग गए बजट भी बने, जो ग्रामीण बीजेपी ने कर दिया विकास के लिए, सड़कों के लिए। और देखिए आम आदमी पार्टी जो जिस तरीके से सवाल उठाती है ना, इन्होंने अभी 1.5 साल पहले कहा था दिल्ली में हम गाजीपुर के पहाड़ खत्म कर देंगे कूड़े के। अरे भाई तुम प्लेन में रह के, जहां व्यवस्था है राजधानी दिल्ली में सबसे बड़ी नगर निगम की सीट, आप अभी तक पहाड़ तो खत्म नहीं कर सके। आप हमें यहाँ बता रहे जो मेन ब्रेकिंग पहाड़ जो कूड़े के, आम आदमी सुन लीजिए ना, ये तो मसला ही नहीं है ना आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी को कहाँ मैंडेट मिल रहा है? आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में कहाँ मैंडेट मिल रहा है? आपको मिल रहा है ना, तो सवाल आप ही से पूछा जाएगा। चलिए ठीक है रविंद्र जी रुकिए, शिव प्रसाद सेमवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिव प्रसाद सेमवाल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर? उसके बाद खेम सिंह जी मैं आपके पास आती हूँ। अनम्यूट कीजिएगा। शिव प्रसाद सेमवाल जी की आवाज नहीं आ पा रही हम तक। ठीक है शिव प्रसाद जी वापस आते हैं आपके पास, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। खेम सिंह जी, यहाँ पर ये जो सबसे बड़ी समस्या है जिसका जिक्र अभी रविंद्र जी कर रहे थे कि जंगल का कुछ इशू है, फिलहाल सरकार की तरफ से इस पर क्या रिएक्शन आए? क्योंकि काफी लंबे समय से इसकी लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं। सरकार ने इससे पहले क्या आपको आश्वासन दिए गए थे और अभी क्या स्थिति, क्या समस्या आ रही है जो सड़क नहीं मिल पा रही? क्या इसको लेकर कोई बात नहीं बताई गई है वहां के लोगों को? ऑडियो वीडियो ऑडियो आ रहा ना, वीडियो दिख रही। खेम सिंह जी हेलो जी, हेलो जी हेलो जी शिव प्रसाद जी आप कंटिन्यू करिए। खेम सिंह जी की शायद उनका फ्रेम फ्रीज है। ठीक है शिव प्रसाद जी। ये जो भी पहाड़ों की जो हालत है जिसके कारण ग्रामीणों को इस तरीके से धरना प्रदर्शन और आंदोलन करना पड़ रहा है, उसके लिए बारी बारी से
इस प्रदेश में जो सरकारें रही हैं दोनों दिल्ली वाले दलों की, ये पूरी तरीके से जिम्मेदार। जब से राज्य बना तब से लगातार पलायन होता चला गया है। घोस्ट विलेज की संख्या बढ़ती चली गई, गांव में पलायन बढ़ता चला गया, गांव में जो जंगल है वो बढ़ते चले गए, जो रास्ते पहले थे वो और भी ज्यादा खस्ता हाल होते गए, और इस पे लगातार कोई भी काम नहीं किया गया। जिस तरीके से अभी जो बीजेपी गवर्नमेंट बोलती है कि साहब हमने सड़कें बना दी, मुख्य मार्ग बना दिए, आप ये देख सकते हैं कि देहरादून में जितने मुख्य मार्ग हैं, कोई भी मुख्य मार्ग ले लो आप, रिस्पना पुल से लेकर के और सचिवालय तक, इसमें पूरे साल भर में आप आरटीआई में मांग लीजिए, साल भर में कम से कम हर 3 महीने बाद जो है इनमें डामर बिछ जाता है। लेकिन वही जो उत्तराखंड के जो सुदूर लोग जो गांव हैं वो आज भी सड़कों से नहीं जुड़ पाए हैं, जिसके कारण आप देख रहे हैं कि आए दिन प्रसूताओं की जो है डंडी कंडी पे ले जाने के दौरान ही मौत हो जाती है। कोई भी जरा सी भी तकलीफ खराब हो तो कई किलोमीटर पैदल चल करके उन्हें जो है मुख्य मार्गों तक पहुंचना पड़ता है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसके लिए यही गवर्नमेंट जिम्मेदार है, जो मुख्य मार्गों की, जैसे राजधानी देहरादून कह लीजिए या और कुछ जो मुख्य सड़कें हैं जहां पे भी कोई भी खर्चा नहीं होता है, वहां पे ये 4-4 बार डामर बिछा देते हैं, 4-4 बार सड़कों को खोदते रहते हैं, कभी बिजली के लिए कभी पानी के लिए। अभी स्मार्ट सिटी पे आपने देखा 100 करोड़ के करीबन खर्चा हुआ, जैसे ही स्मार्ट सिटी का इन्वेस्टर समिट वगैरह ये खत्म हुआ, वैसे ये दोबारा से फिर सड़कें खोदने लग गए, कभी बिजली के नाम पे, कभी पानी के नाम पे, कभी डक्ट केबल के नाम पे, कभी फिर ये जो OFC केबल्स होती है उनके नाम पे। तो बड़ा सवाल यह है कि इनकी प्लानिंग बिल्कुल जीरो है। इनकी प्लानिंग केवल वहीं तक सीमित रहती है कि जहां से इनको ईजी कमीशन मिलता है, जहां पे बिना कुछ किए इनको कमीशन की बंडर बांट करनी होती है, वहां पे ये सारे काम करते हैं। 4-4 बार एक साल में 4-4 बार काम कर देंगे उन सड़कों पे। लेकिन जहां पे इनको कोई नया काम करना होता है, जहां पे मेहनत लगती है, वहां पे इनके ठेकेदार भी काम नहीं करना चाहते, वहां पे इनके ठेकेदारों को भी कमीशन कम पड़ता है, तो इसलिए ये लोग वहां काम भी नहीं करवाते। जिसके कारण आप देख सकते हो कि जो अभी गैरसैंण में के पूरे जो तमाम इलाके हैं उसमें इस तरीके से आंदोलन हो रहे हैं। लोग अभी कुछ समय पहले जो पिछली गवर्नमेंट में बीजेपी गवर्नमेंट में लगभग 1.5 महीने तक वहां पे इन्हीं सड़कों के उसके लिए आंदोलन होता रहा। वहां के लोगों ने बाकायदा देहरादून तक पैदल मार्च किया, पैदल यात्रा निकाली सड़कों की मांग को लेकर के, लेकिन उनकी समस्याएं तब भी सॉल्व नहीं हुई। आज फिर से जो है उसी तरीके से ग्रामीण अब जंगल में जाकर के आमरण अनशन और आंदोलन करने पे उतार हुए हैं। इन बातों को समझना चाहिए कि ये सरकार है, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है कि जहां फायदा दिखेगा, जहां 4 लोग दिखेंगे अगर केवल वही काम करेंगे, और जहां इनको फायदा नहीं दिखेगा, जहां इनको लगेगा कि अपनी ओर से कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, इनके ठेकेदारों को वहां पे कुछ लॉजिस्टिक और तमाम मेहनत करनी पड़ेगी काम करने में, वहां ये काम ही नहीं करवाते। इनको देखना पड़ेगा कि ये गवर्नमेंट जो है ये कल्याणकारी सरकार है। कल्याणकारी सरकार का काम होता है कि अगर एक भी आदमी है तो आप उसकी व्यवस्था करिए, और अगर आप व्यवस्था नहीं कर सकते तो इनके पास दूसरा ऑप्शन है कि ये पुनर्वास करें। जंगल सरकार के होते हैं, शहर सरकार के होते हैं, जमीनें सरकार के क्षेत्र में, नदियां सरकार के क्षेत्र में हैं। जब इनको कोई बड़ा प्रोजेक्ट पास कराना होता है, ऑल वेदर रोड जैसा, तो ये कोई भी नियम कायदा NGT से लेकर के कोई भी नियम कायदा कानून नहीं देखते। अगर सुप्रीम कोर्ट भी मना करे तो ये संसद में कानून ले आते हैं, इनको जो अपनी मर्जी करनी होती। और जब इनको इस तरीके से आम पब्लिक को कोई काम नहीं करना होता तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गांव एक आदत सड़क के लिए भी जो है इतने दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पिछले कार्यकाल में भी ठीक यही देखा आपने इसी क्षेत्र में। आप भी लगा लीजिए कि वहीं पे अगर कोई रसूखदार आदमी अपना रिजॉर्ट बना रहा होता या कोई बड़ा स्कूल, कोई बोर्डिंग स्कूल खोल रहा होता तो गवर्नमेंट की सारी सैंक्शंस हो जाती, अभी तक वहां कब की सड़कें बन जाती। क्योंकि ये बेसिकली व्यक्तिगत तौर पे किसी को ओबलाइज करने की पॉलिसी पे काम करते हैं, और चाहे वो गांव वालों की सड़कें हों, अगर वहां पे कुछ एक और बोलते हैं कि इनर जो सीमांत जो है खाली नहीं होने चाहिए, या माणा को जो है पहला गांव की दर्जा देते हैं, लेकिन वहीं जो वहां के लोग हैं सीमांत के लोग, वो सड़कें जैसी मूलभूत सुविधाओं न होने के कारण जो पलायन के लिए वापस आते हैं जरा मतलब जवाब लेते हैं। हाँ जी, वापस आते हैं इस पर। खीम सिंह जी, मेरा सवाल आपसे था कि किसी तरीके का कोई आश्वासन नहीं दिया गया है क्या? अभी तक कोई भी आश्वासन क्षेत्रीय जनता को नहीं मिल पाया है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि 108 सड़कों के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है, तो इसमें तो लगभग हमारी सड़क तो नहीं है। अगर हमारी सड़क होती तो पिछले दिनों लगभग 12 तारीख को क्षेत्रीय विधायक अनिल नौटियाल जी का यहाँ आना हुआ था और उन्हें खाली हाथ वापस जाना पड़ा था, भारी विरोध को झेलते हुए।
भारी विरोध उन्होंने झेला था उस समय और खाली हाथ वापस गए थे। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ अभी तक ना तो प्रशासनिक कोई जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी यहाँ आया है, ना क्षेत्रीय सांसद जी का कोई प्रतिनिधि यहाँ आया है। अभी तक किसी भी तरह से कोई भी आश्वासन क्षेत्रीय जनता को नहीं मिल पाया है। जी रविंद्र जी, देखिए, मैं सेमवाल जी की बात पे सिर्फ मुझे हंसी के अलावा कुछ नहीं आ रही। वो ये कह रहे कि जब इन्हें मुख्य मार्ग बनाने होते हैं तो ये कहीं से भी प्रस्ताव संसद में मिले थे। भाई मुख्य मार्ग भी तो लोगों के लिए ही है ना, लोगों की सहूलियतें बढ़ाने के लिए, शहर को और तेजी से आने के लिए तो है उन्हें डेवलप किया जाता है। ये किसी के घर के अंदर थोड़ी ना जा रहे हैं। सर एक बात बताओ, केवल कमीशन खोरी के लिए काम कर रहे हो ना आप? मैंने ये बात तो बोली नहीं जो आप बोल रहे हो। आप कितने बड़े कमीशन खोर है और ये सब जानते हैं आप, मुझे ना बताएं आप ऐसे मुझे समझाएं। मैं कौन सी पार्टी का हूँ भाई साहब? मुझे कौन सा काम दे दिया आप लोगों ने? ऐसी कौन सी ठेकेदारी? आपको बताओ ना, आप पे कोई कमीशन खोरी का है तो आप दिखाइए, आप बेकार इल्जाम ना लगाइए ना। क्या कर लोगे आप अगर हमने दिखा दिया तो? अरे तो दिखा दो, हम क्या करेंगे? बताओ हम क्या करेंगे? आप दिखाओ, आप कोर्ट में जाओ। मैं बता तो रहा हूँ ना, आपने अयाज अहमद जो पीडब्ल्यूडी का चीफ था, बलात्कार के आरोप में आपके फर्जी सिग्नेचर हैं, आपने उसको चीफ बनाया। तीरथ सिंह रावत जी से पूछिए 45% कमीशन कौन ले रहा है? अरे भाई आप ना बताओ, आपके सारे नेता जेल में, मंत्री आपके मुख्यमंत्री कमीशन लेने के इल्जाम में। अरे भाई सबसे बड़ी कमीशन खोर पार्टी आम आदमी पार्टी हमें समझाएगी, ज्ञान देगी। रोज ईडी के फोन आते हैं। अच्छा रविंद्र जी, मैं ये देख रही हूँ कि आपको आरोप प्रत्यारोप करने हैं, आपको दूसरी पार्टियों पर आरोप लगाना है, उस पर आप पूरा सही जवाब दे रहे हैं। जो मुद्दे की बात है उस पर आप गोलमोल जवाब दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं चलेगा ना, आश्वासन तो दीजिए सर उनको। यशी जी, मैं तो कोई गोलमोल जवाब नहीं दिया। मैंने बताया 108 सड़कें पास हुई है। फुर्सत ही नहीं मिल रही है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को कोसने से। 954 करोड़ रुपए का, वो भी इसी प्रदेश के गांव के लिए। अगर मुख्य मार्ग को बनाया जाता है तो वो किसी के घर के लिए नहीं बनाया जाता। धन्यवाद सर ये बताने के लिए, लेकिन अभी मैं मुद्दे की बात सिर्फ इतनी, उनकी सड़क का क्या, मेरा सिर्फ एक ही मसला है, उनकी सड़क का क्या। मुझे खेम सिंह जी की जो भी जगह है जहां पर वो रह रहे हैं, उनका जो गांव खाली हुआ है सर, मुझे सिर्फ उसका बताइए ना। मुझे राष्ट्रीय मार्ग जानने हैं आपके, ना मुझे रेल मार्ग जानने हैं सर। उसके लिए मैं एक मैप तैयार कर लूंगी, मैं सीख लूंगी, लेकिन मुझे फिलहाल आप इतना बता दीजिए। देखिए, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के अंतर्गत 2035 गांवों को चिन्हितकरण किया है, जिसमें 6276 खेम सिंह जी कह रहे हैं उनकी सड़क नहीं है उसमें। नई सड़कों का देखिए, सुन लीजिए ना, और नई सड़कों का निर्माण हो रहा है, जबकि 1142 सड़कें ऐसी हैं जिनको गांव से कट चुकी हैं, उनका निर्माण होना है। अब जिसकी श्रेणी में आएगी इसी उत्तराखंड की सड़कें हैं। और मैंने बताया जी, फिर वही बात कर रहे हैं आप, यानी कि आपकी वो श्रेणी जो है, वो क्राइटेरिया जो अभी आपने मुझे थोड़ी देर पहले बताया था, वही क्राइटेरिया है ना। 10 परिवार, 50 परिवार, 100 परिवार, देखिए ये मेरा क्राइटेरिया वही है ना। तो उनका तो पूरा गांव खाली हो गया है, तो इसका मतलब है वहां गांव खाली हो गया तो सड़क तो कभी जीवन में बनेगी नहीं। और वो 2 लोग जो अनशन कर रहे हैं वो करते रहे। यशी जी, देखिए, आप अपने मन से जो मर्जी कह के आप बोल सकते हैं, किसी भी चीज को करने के लिए कोई नियम होता है। कि मैं आपके लिए शब्द बोल रही हूँ, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। क्राइटेरिया आपने मुझे शुरुआत में ही बता दिया था सर। याददाश्त थोड़ी तेज है मेरी, इसलिए मैं अभी 1 घंटे की डिबेट में याद करके बैठी हूँ। आपने इसका मतलब पूरी बात सुनी नहीं मेरी, आप नहीं समझ। नहीं रविंद्र, मैंने आपको बताया था क्या क्राइटेरिया होता था। और 108 सड़कें जो अभी पास होने जा रही है ना, उनमें वैसे गांव भी है 40-40, 30-30 परिवार के लोग हैं। इसे उत्तराखंड के माननीय मंत्री, ग्राम सड़क मंत्री गणेश जोशी ने पिछले लंबे समय लड़ाई करके इस क्राइटेरिया को कुछ कम कराया कि भाई हमारे क्षेत्र में गांव पलायन कर रहे हैं, संख्या कम हो रही है, इसलिए आप इनको संख्या को कम करके हमारे यहाँ विशेष रूप से इसको दीजिए। तो ऐसी उसमें 108 सड़कें पास हुई है, वो भी नेगी जी के किसी भाई की होगी, हो सकता है इनकी भी सड़क हो उसमें। अभी ज्यादा इसमें उतावला होने की जरूरत नहीं है। और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत क्या मैं आपसे एक प्रश्न ये कर सकती हूँ? इसका मतलब है कि ये जो 2 लोग अनशन कर रहे हैं, ये ऐसे ही करते रहेंगे? अगर इनकी सड़क, मतलब इनकी किस्मत का फैसला वो एक क्राइटेरिया डिसाइड करेगा कि अगर वो क्राइटेरिया में आएंगे तो सड़क बन जाएगी, अगर नहीं आएंगे तो सड़क नहीं बनेगी। इतना ही तो कह रहे हैं ना आप जी। ये आप अपने मन से आप जो मर्जी कहते रहिए, मैंने जनता को जो बताया वो जनता समझ चुकी है। आपके चैनल के माध्यम से मैंने बताया कि भाई
जिन लोगों को के सड़कें पहुंचनी है, आशीष जी, आपको कुछ और लग रहा है इनकी बातों का मतलब, तो बता दीजिए मुझे जरा। अनम्यूट करिए। यशी जी, भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकारिणी है उसमें अभी इन लोगों की पर्ची नहीं निकली है। इनकी जब पर्ची निकलेगी तो रोड बनेगी। इनका जिसको मर्जी वो रोड बनाएंगे। आप अगर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो आप लोग देशद्रोही हैं। आपको सड़क की मांग के लिए धरना प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। अरे भाई, सड़क तो हरीश रावत जी, आप बताइए ना, वक्त की कमी है, वक्त की कमी है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे थे सड़क की लड़ाई अंचल पर आई, जहां पर कुछ अभी ग्रामीण इलाके ऐसे हैं जहां पर सड़कों के लिए लोगों को अनशन करना पड़ रहा है, प्रदर्शन करना पड़ रहा है। तो जहां एक और सरकार ये दावे कर रही है कि हमने विकास के नाम पर सड़कें मुहैया कराई हैं, ऐसे में ऐसे ग्रामीण और गाँव वाले अभी भी अछूते हैं जहाँ पर सड़कों का अभाव है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।